हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बिगेस्ट मार्केट स्कैम ऑफ इंडिया, स्कैम 1992। हालांकि इस स्कैम को होके बहुत टाइम निकल गया है, लेकिन हाल ही में जो नए सीरीज और मूवीज इस स्कैम में आ रहे हैं, तो उसके ऊपर से ये फिर से एक चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ लोग इसको मार्केट स्कैम बोलते हैं, कुछ लोग इसको बैंकिंग का स्कैम बोलते हैं। इस स्कैम को एक पॉलिटिकल अप्रोच भी तभी दिया गया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके स्कैम के फैक्ट्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। और एक इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में, उससे क्या सीख लेनी चाहिए इससे, ये इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये स्कैम बहुत ही बड़ा स्कैम था उस टाइम का, क्योंकि तब तक 2G स्कैम, सत्यम स्कैम या फिर ऑफ कोर्स नीरव मोदी स्कैम, ऐसे स्कैम तब तक आए नहीं थे। और स्कैम अपने आप में ही तभी एक एक्चुअली नया वर्ड था। सो चालू करते हैं इस वीडियो को by introducing the hero of this scam, or I can say the villain of retail investor, हर्षद मेहता। इन्हें बिग बुल भी बोला जाता था तभी शेयर मार्केट का। इन्हें दलाल स्ट्रीट का बच्चन भी बोलते थे। अमिताभ बच्चन, द सुपरस्टार ऑफ दैट एरा। तो इन्हें शेयर मार्केट का बच्चन के नाम से भी ये जाने जाते थे। अपने आलीशान महल में रह के इन्हें कार्स वगैरह का भी बहुत शौक था। अलग अलग टाइप के कार्स खरीदना, इंपोर्टेड कार्स चलाना, इसका इन्हें शौक था। तो ये इनकी कहानी कैसे हुई और ये स्कैम कैसे हुआ, ये सब जानने से पहले हम लोग हर्षद मेहता के लाइफ पे थोड़ा सा नजर डालेंगे। सो हर्षद मेहता, बिग बुल। इनका जन्म एक सीधे साधे घर में ही हुआ था। रायपुर में इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद इन्होंने कई तरह के जॉब्स किए, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइप के जो एक वर्कर लेवल के जॉब रहते हैं वो इन्होंने किए थे। पर उन्हें बाद में पता चला कि उनका जो रियल इंटरेस्ट है वो शेयर मार्केट में है। और फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस से इन्होंने अपने शेयर मार्केट के करियर की शुरुआत की। बाद में इन्होंने एक ब्रोकर फर्म ज्वाइन किया और मेहनत करके ये खुद ही बाद में ब्रोकर बन गए। और उसके बाद इन्होंने ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट के नाम से एक कंसल्टेंसी चालू की। इन्हें पता चल गया था कि अगर ट्रेडिशनल वे में अगर हम लोग मार्केट में डील करेंगे तो उससे हमको इतना ग्रोथ नहीं है। तो इन्होंने इनिशियली एक मार्केट में माहौल बना के कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज के प्राइजेस को आर्टिफिशियली अप करके प्रॉफिट बनाना चालू कर दिया था। तो इधर से एक्चुअली ये सब चीजों की शुरुआत हो गई थी। तो जैसे कि मार्केट, तभी का जो मार्केट था बहुत अनऑर्गेनाइज था। तभी सेबी वगैरह, फर्स्टली तो पहले तो सेबी एग्जिस्टेंस में भी नहीं था। फिर जब सेबी को इंट्रोड्यूस किया था तो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। सेबी के पास आज जितने हैं उतने पावर्स भी नहीं थे। और मार्केट जो है पूरा फिजिकल सिक्योरिटीज पे चलता था, तो बहुत इरेगुलरिटीज मार्केट में थी। तो इस सभी का फायदा उठा के ये रूमर्स क्रिएट कर देते थे किसी एक दो स्क्रिप्ट्स के बारे में। और फिर उसी स्क्रिप्ट्स में और उनके ही मतलब जो ब्रोकर्स रहते थे वही स्क्रिप्ट्स को खरीद के उसका भाव बढ़ा देते थे और बाद में बेच के बहुत सारा प्रॉफिट बना के ये लोग निकल जाते थे। इससे ये सब चीज की शुरुआत हो गई थी। पर इस स्कैम के बारे में जो हम लोग बोल रहे हैं, ये इस रूमर्स के बारे में नहीं है। ये जो स्कैम है, ये तभी के जो बैंकिंग सिस्टम की इरेगुलरिटी थी उसके बारे में है। तो इन्होंने इस बैंकिंग सिस्टम के इरेगुलरिटी को ना ही बस एक्सप्लॉइट किया, बल्कि इसका पूरा फायदा उठाते हुए जो भी फंड्स थे बैंक्स के, उसका यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट इन्होंने कमाया। तो एक्चुअली क्या रहता है, तो आरबीआई सभी बैंक्स को रेगुलेट करती है। आरबीआई का एक रूल रहता है जिसमें सभी बैंकों को एक स्पेसिफाइड सम गवर्नमेंट बॉन्ड में डालनी पड़ती है। तो हर्षद मेहता का इसमें क्या रोल था? तो हर्षद मेहता वॉज अ मीडिएटर। अभी कुछ बैंक रहती है जो स्ट्रांग बैंक रहती है, जिनके पास ये सब बॉन्ड्स वगैरह इन्होंने लिए हुए रहते। तो इस बॉन्ड्स को दूसरी बैंकों तक पहुंचाने का मीडिएटर का काम हर्षद मेहता करते थे। और इसके बदले में ये बैंक रेट चार्ज करते थे। अभी इसमें क्या होता था, हर्षद मेहता का खुद का एक रेपुटेशन था। और तभी अभी जैसा जो डिजिटलाइज एरा है वैसा नहीं था।
तो बैंकिंग सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह में जो बॉन्ड्स ट्रांसफर होते थे, उसमें कुछ दिनों का समय चला जाता था। और उसमें क्या हो जाता था कि एक जो बैंक है, वो दूसरे बैंक पे चेक इशू ना करते हुए जो मीडिएटर है, जैसे कि इस केस में हर्षद मेहता है, इनके नाम पे वो चेक इशू करते थे। तो जनरली एज अ मीडिएटर उनका इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ये चेक जो भी ट्रस्टी बैंक है उस आगे बैंक को दे दिया जाए। पर इन्होंने इसका फायदा उठाया और मनी मार्केट से फंड उठा के उन्होंने ये सारे डाल दिए स्टॉक मार्केट में। सो जो इनके पास जो पीरियड रहता था बीच का, उसमें ये सारा जो पैसा था इसको ये स्टॉक मार्केट में रूट करते थे, स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को टारगेट करते थे और उसमें बहुत सारे शेयर्स खरीद लेते थे। और फिर उसके प्राइस ऑटोमेटिकली, जो भी इकोनॉमी का रूल है डिमांड और सप्लाई का, उन स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स की डिमांड अपने आप बढ़ जाती थी, तो उनकी प्राइस बढ़ जाती थी। और फिर बाद में इसको बेच के अपना प्रॉफिट कमा के ये लोग उसके सिक्योरिटी से बाहर निकल लेते थे। अब इसमें एक चीज थी कि आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसा मैनेज करते होंगे, तो एक्चुअली एक बैंक नहीं था, इनके पास बहुत सारे बैंक से ये डील आती थी। तो इसके लिए अलग अलग सिक्योरिटीज को ऊपर लेके जाते थे। फिर एक बार इनका जो हाई पॉइंट इन्होंने डिसाइड किया था वो रीच होने के बाद उसको बेच के प्रॉफिट कमा के ये उधर से निकल जाते थे। प्रॉब्लम तभी शुरू हुई जब इन्होंने इस चीज का बहुत ही ज्यादा ग्रीडी बन के ज्यादा फायदा उठाना चालू कर दिया। अभी इसमें एक कंसेप्ट था बैंक रिसिप्ट का। ये जब भी सिक्योरिटीज एक बैंक से दूसरे बैंक को देने जाते थे तो एक्चुअल सिक्योरिटी कभी डिलीवरी नहीं होती थी। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक के लिए बैंक रिसिप्ट ही इशू करता था। तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि एक्चुअल सिक्योरिटी तो थी नहीं, तो उन्होंने कुछ बैंक्स को एनकरेज किया, जिसके नाम मैं नहीं लूंगा इस वीडियो में। तो उनको एनकरेज किया कि एक फेक बैंक रिसिप्ट बनाने को, और उधर से ही सब प्रॉब्लम चालू हो गया। जब भी मार्केट चल रहा था, मार्केट प्रॉफिट में था, तो इन्होंने फेक बैंक रिसिप्ट से जो भी पैसा उन्होंने लाया था, उठाया था बैंक से, उसको वो वापस दे सकते थे। पर मार्केट इज अनसर्टेन, तो इनकी बदकिस्मती के वजह से मार्केट डूब गया और ये पैसा वापस दे नहीं पाए। और उसके सामने फिर जो सिक्योरिटी थी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तभी ये सब सारा स्कैम बाहर आ गया। और फिर द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट को जाना पड़ा जेल। अभी इसमें इस वीडियो में एक इन्वेस्टर ने क्या क्या सीख लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टर ने किसी भी टिप के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टर ने खुद रिसर्च करना चाहिए कि किस कंपनी में वो पैसा लगा रहा है, वो कंपनी एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है क्या, कितने सालों से वो बिजनेस कर रही है, उसके कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आर दे ट्रस्ट वर्दी। ये सब चीजें इन्वेस्टर ने देखनी चाहिए। सेकेंडली, अगर कोई भी स्टॉक अपने मार्केट के बहुत वर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, तो उसे और खरीदने से अच्छा पहले सोचना चाहिए कि ये एक्चुअल में उसकी इतनी वर्थ है या फिर ये क्यों ऊपर जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला था, इनका वही टारगेट था कि ये अननेसेसरी डिमांड क्रिएट कर देते थे फंड्स के मदद से, और फिर उसको प्रॉफिट बना के बेच लेते थे। तो कोई भी इन्वेस्टर है उसने अलर्ट रहना चाहिए कि अगर किसी भी वर्थ से ज्यादा कोई भी स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, और उसके हिसाब से फिर एक कॉन्शियस कॉल लेना चाहिए कि मुझे और इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। थर्डली, इस स्कैम के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ सेविंग थी उसमें चली गई। जब ये मार्केट बहुत हिट हुआ, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर ली। तो इन्वेस्टर ने कभी भी अपना रिस्क हेज करके रखना चाहिए और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कुछ अमाउंट रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में भी रख के। मार्केट नो डाउट बहुत सारा बेनिफिट देता है, लेकिन मार्केट में रिस्क भी उतना ही है। तो कोई भी एक जो इन्वेस्टर है उसने अपना रिस्क हेज करके रखना चाहिए, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में भी उसने इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। एंड लास्टली बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आपको मार्केट में आना है, पहले नॉलेज लेके आओ। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। मार्केट को पहले पूरा समझो, मार्केट क्या है, मार्केट में प्राइसेस का फ्लक्चुएशंस क्यों होता है, और उसके बाद ही इन्वेस्ट करो, वरना आपका बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो सकता है। जो पैसा आप 5 सालों में बनाओगे वो कुछ मिनटों में भी बर्बाद हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।